हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, एज यू नो हम लोग क्लास 10 साइंस का 6th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। न्यू बुक में 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्या देखा था, आइए उसे एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। देन आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाएगा, है ना। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह से हमारे अंदर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ना। हम लोगों में जो न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड जिस भी ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप्स इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, एंड देन डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, एंड देन लास्ट में इजेशन होता है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना। तो हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हर एक पार्टिकुलर सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड हमारी बॉडी होती है। उसके लिए हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, है ना। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहला सिस्टम देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। अनदर प्रोसेस करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन के लिए। उसी तरह से हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, इंजेशन कहाँ से होता है, माउथ से, है ना। माउथ से हम इनटेक करते हैं फूड को, और उसके बाद वो बकल कैविटी में जाता है, जहाँ पे फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है ना। इसी बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। और उस सलाइवा का क्या काम है, तो सलाइवा ये हमारा जो फूड है उसे मॉइस्चन करता है, उसे वाटरिंग करता है, एंड उसे लिब्रिकेशन करने का काम करता है। और उसके साथ ही सलाइवा में अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। और इसी बकल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इस बकल कैविटी में कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद फूड से फूड में सलाइवा मिक्स हो जाने के बाद अब ये क्या बन जाता है, बोलस। अब ये बोलस पहुंचता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को स्टमक में, है ना। तो स्टमक में खाना पहुंचता है। अब ईसोफेगस एंड स्टमक, इसके बीच में ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचने के लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर, है ना। उसके बाद फिर खाना आ गया स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, इसकी चर्निंग होती है, इसे और डाइजेशन होता है इसका। यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इस स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है HCl, जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होता है। एंड देन HCl इसके अलावा ये फूड के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने के लिए भी ये हेल्पफुल है ना। एंड ये जो प्रोटीन है, तो स्टमक से कौन सा प्रोटीन सिक्रीट होता है, पेप्सिन। ये याद रखना है आपको। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है ना। तो यहाँ पे 50% प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब स्टमक से पहुँचता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जहाँ पे एक्सेसरी ऑर्गन्स का भी रोल होता है, दैट इज पैंक्रियास, लीवर। ओके, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है, तो यहाँ पे स्टमक में HCl पेप्सिन वगैरह के साथ जब खाना मिल जाता है, तो ये बोलस कन्वर्ट हो जाता है काइम में। अब यहाँ पे स्टमक में जो खाना है उसको हम क्या कहेंगे, काइम, ठीक है। देन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाने के बाद यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन कंप्लीट कैसे होता है, तो सबसे पहले लीवर से बाइल का सिक्रेशन होता है, जो कि फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन यानी लार्ज ग्लोब्यूल्स से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में उसका ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद ये एल्कलिन मीडियम प्रोवाइड करता है। एल्कलिन मीडियम में ये पैंक्रियास से बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, जिसे एल्कलिन मीडियम चाहिए होता है। तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के ये
एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद ये भी इमल्सिफाइड फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इस तरह से यहाँ पे फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से भी इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन होता है, जिसमें आ जाता है आपको प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है, अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो पार्ट है इसे ड्यूओडेनम कहा जाता है। जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से टकराता है उस पार्ट को जेजुनम कहा जाता है एंड अंदर के जो पार्ट हैं उसे इलियम कहा जाता है ना। उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे एंजाइम्स मिल करके जो डाइजेशन करते हैं, तो अब ये फूड काइल कहलाता है, काइल, जो कि अल्कैलिन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन हो जाने के बाद जो भी एब्जॉर्ब करने वाले पार्ट होते हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उसे इस वॉल में प्रेजेंट होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इसमें इसकी जो इनर वॉल होती है वो कुछ इस तरह की लार्ज सरफेस एरिया के साथ स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसे हम कहते हैं विलाई। उस विलाई के द्वारा इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और जो बचे खुचे अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं उसे लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे ये जो पार्ट है जहाँ पे इलियम इंड हो रहा है उस पार्ट को सीकम कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसे कोलॉन कहते हैं एंड लास्ट वाले पार्ट को रेक्टम कहा जाता है। इस रेक्टम में फीकल मैटर आकर के स्टोर हो जाते हैं, जहाँ पे अपेंडिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अपेंडिक्स में बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस वेस्ट मटेरियल को फीसेस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इस रेक्टम में वो फीसेस स्टोर होता है। ब्रेन से सिग्नल मिलता है, एनस ओपन होता है और ये फीकल मैटर रिमूव कर दिए जाते हैं, बॉडी से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ओके, इस एलिमिनेशन को कौन रेगुलेट करता है, तो एनस से पहले एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 70% प्रोटीन, यहाँ पे 70% कार्बोहाइड्रेट, 50% प्रोटीन एंड मैक्सिमम फैट्स का डाइजेशन यहीं पे होता है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 50% प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टमक से। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बकल कैविटी से, ठीक है। बाइल से, बाइल का क्या फंक्शन है ये आपको ध्यान में रखना है। लीवर से क्या सिक्रीशन होता है, बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। लीवर का क्या फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन आपको याद होना चाहिए। और पैंक्रियास से कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड सलाइवा। ये बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होता है, उससे कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, तो सलाइवरी अमाइलेज। तो ये स्टमक से पेप्सिन एंजाइम, तो ये सारे एंजाइम्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि फूड हमने लिया, ये फूड टूट करके इसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे उन न्यूट्रिएंट्स का भी डाइजेशन हो जाता है और वो डाइजेस्ट हो करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये ग्लूकोज एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करेगा, आज हम लोग इसी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज बना है, हमने जो फूड लिया था, इस फूड से जो हमें ग्लूकोज मिला, इस ग्लूकोज से हम एनर्जी किस तरह से प्राप्त करेंगे, इस ग्लूकोज का एनर्जी में किस तरह से कन्वर्जन होता है, यही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, जिस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब रेस्पिरेशन वर्ड सुनते ही हमारे मन में 2 टर्म आता है, एक ब्रीदिंग और दूसरा रेस्पिरेशन। तो क्या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों सेम है, या ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहा जाता है, या रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग कहते हैं? क्या मतलब है, इस दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है ना। तो ब्रीदिंग एक्चुअली में क्या होता है ना, हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, बस ये फिजिकल प्रोसेस जो हो रही है उसी ब्रीदिंग कहा जाता है। बाकी जो प्रोसेस, मेन प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है, जो हमारी सेल्स में हो रही होती है, इस ब्रीदिंग की हेल्प से
है ना। ये रेस्पिरेशन का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। इसके आगे जो प्रोसेस होती है जहाँ पे ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होता है, उस होल प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो पहले हम लोग ब्रीदिंग को समझते हैं। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग। तो इस तरह से यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, पहला इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड दूसरा एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम एयर इनटेक करते हैं उसे कहा जाता है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, एंड जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ओके, इन मीन्स होता है अंदर, एक्स मीन्स होता है बाहर। इन इनर, एक्स आउटर, ठीक है। एक्स मीन्स आउट करना, इन मीन्स इन करना। ओके, तो जब हम इनहेल करेंगे तो इंस्पायरेशन, जब हम एक्सहेल करेंगे तो एक्सपायरेशन कहा जाएगा। अब जब एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, जब हम एक बार सांस इनटेक कर लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और एक बार जब हम सांस वापस से एक्सहेल कर लेते हैं, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। इसे कहा जाता है वन ब्रीथ, ठीक है। एक बार इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, ये दोनों मिलकर के एक ब्रीथ कहलाते हैं। ये हुआ वन ब्रीथ, एक सांस। ओके, इसी तरह की 1 मिनट में हम लोग 12 से 15 बार सांस ले सकते हैं, 12 से 20 बार सांस ले सकते हैं, 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। हमारी जो ब्रीदिंग रेट है ह्यूमन बींग्स की, वो 12 to 20 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। तो एक बार सांस लिया, एक बार सांस छोड़ा, तो इसे हम कहते हैं एक सांस कंप्लीट हुई। फिर दूसरी बार सांस लिया, दूसरी बार सांस छोड़ा, तो वो हुआ 2 सांस। इस तरह से करके हम लोग 1 मिनट में कम से कम 12 से लेकर के 20 बार सांस ले लेते हैं, है ना। ये नॉर्मल ब्रीदिंग हुई। इसी से डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि सांस किस तरह से चल रही है, पल्स रेट क्या है। पल्स रेट जो हम चेक करते हैं ना, वो असल में ब्रीदिंग रेट ही होता है, ठीक है। अब ये इंस्पायरेशन में एक्चुअली में जब आप सांस इंस्पायर करते हो तो वहाँ पे हम कुछ फील करते हैं, हमारी जो लंग्स होती है वो एक्सपेंड करती है ना। यानी कि ब्रीदिंग के पीछे का क्या मैकेनिज्म है, आइए से समझते हैं। तो जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो ये लंग्स है ये आगे की तरफ एक्सपेंड करता है, ठीक है। इसमें एक्सपेंशन होता है। और ये जो डायफ्राम होता है पीछे, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी को, जो हमने अभी पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे होता है, और उसके ऊपर होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम का भी, और ये जो दिख रहा है ना, ये रिब्स है ना, जिसे हम लोग पसलियाँ बोलते हैं। और यहाँ पे एक हड्डी होती है, एक बोन होता है जिसे कहा जाता है स्टर्नम। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एक्सप्लेन करके देखेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बस इतना समझना है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपेंड करता है, आपको बाहर की तरफ उठता हुआ दिखेगा। कभी किसी को सोए हुए में आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब कोई सोया हुआ होता है, जब वो सांस लेता है तो लंग्स ऊपर उठता है ना, और जब सांस छोड़ता है तो फिर लंग्स अंदर की तरफ मूव करता है। उसी तरह से सेम टाइम में डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। ये जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर इस तरह से है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस अंदर की तरफ इन करेगी, तो ये जो डायफ्राम है ये मूव होकर के पूरा फ्लैट हो जाता है। और ये जो रिब्स है, जैसे ही ये नीचे जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है डायफ्राम का, वैसे ही ये जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ मूव करती है, ये ऊपर की तरफ मूव करती है। लुक एट दिस, ये ऊपर की तरफ मूव करती है। इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ही ये डायफ्राम नीचे जाएगा, ये जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कैपेसिटी है इसकी, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और गैस उसके अंदर फिल हो जाती है। एंड अगेन जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। अब डायफ्राम का जो शेप है वो इस तरह से होता है, तो ये इसका ओरिजिनल शेप है, यानी कि रिलैक्सेशन फेज डायफ्राम का। और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसे हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा
तो दैट मीन्स कि ये रिलैक्स हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, दैट मीन्स कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब डायफ्राम नीचे जाता है तो रिब्स ऊपर जाती है, और जब डायफ्राम ऊपर मूव करेगा तो रिब्स नीचे की तरफ आएंगी, अपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम इंस्पायर करते हैं तो इंस्पायरेशन के केस में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड होगा, रिब केज में एक्सपेंशन होगा या रिलैक्सेशन होगा, है ना। रिब मसल्स के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक रिब्स और एक डायफ्राम। ओके, तो इस तरह से इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में क्या डिफरेंस है। इंस्पायरेशन में एयर लंग्स में एंटर करती है और एक्सपायरेशन में लंग्स से बाहर की तरफ जाती है। इंस्पायरेशन में मसल्स जो होती हैं, डायफ्राम की मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी कि नीचे जाएंगी, है ना। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, और नीचे जाने का मतलब कि डायफ्राम फ्लैट हो जाती है। एंड जब डायफ्राम फ्लैट होगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो रिब्स में उल्टा मूवमेंट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आप सांस लेकर के देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, आगे की तरफ निकलती है ना। जस्ट अपोजिट एक्सपायरेशन में डायफ्राम का जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से डायफ्राम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है ना। तो जब ये रिलैक्स होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से इसका शेप अपने ओरिजिनल शेप को ये गेन कर लेता है, डोम शेप्ड में, है ना। और इसकी वजह से, इस डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से रिब्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब हमने देखा कि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है कि हम जब सांस ले रहे हैं तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हमने इंटेक किया, इंटेक करने के बाद ये ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद फिर वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड्स में जाता है। ब्लड्स में जाने के बाद ये ब्लड फिर उसको वापस से लेकर के जाएगी सेल्स के पास, जहाँ पर इस सेल्स के पास इस ऑक्सीजन का यूज़ करके जो ग्लूकोज बना था, उस ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर के आया है, उस ब्लड को सेल्स तक पहुँचाया जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। फिर इस यूटिलाइजेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस से लंग्स में भेजा जाता है और लंग्स से इसको बाहर की तरफ एक्सहेल कर दिया जाता है। तो दिस इज एक्सहेलेशन एंड दिस इज इनहेलेशन। और बीच की ये जो प्रोसेस हो रही है, जो सेल्स में जो प्रोसेस हो रही है, तो ये कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये ब्रीदिंग की प्रोसेस है। एंड यहाँ पे जो सेल्स ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कंप्लीट प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस भी हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी हो रही है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, जिसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज जो हमने खाना खा करके इंटेक किया है, ग्लूकोज ऑब्टेन किया है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ताकि इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो इस होल प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, सो हाउ टू डिफाइन रेस्पिरेशन, एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इसी रेस्पिरेशन को, बिकॉज ये सेल में हो रहा है, इसलिए इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा था? ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है बट रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के बाहर हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रही है, दैट इज इंट्रा सेलुलर। इंट्रा मीन्स होता है इनर, एक्स्ट्रा मीन्स होता है आउटर। ठीक है, तो सेल के बाहर होगी तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे, सेल के अंदर होगी तो उसे इंट्रा सेलुलर कहेंगे। ओके, ब्रीदिंग की प्रोसेस कहाँ होती है? लंग्स में होती है। सिर्फ और सिर्फ लंग्स में एयर आता है और लंग्स से ही रिमूव हो जाता है। तो ब्रीदिंग की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लंग्स में होती है। बट रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि सभी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है ना। फिर ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसे ब्रीदिंग की प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे ब्रीदिंग में रिमूव किया जाता है। लास्ट डिफरेंस है कि ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं इनहेल एक्सहेल करने के लिए, बट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसे ध्यान में रखना है। ओके, अब नाउ हमने देखा कि जिस तरह से न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके होते हैं, हर तरह के ऑर्गेनिज्म में हर तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं। किसी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना, किसी में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। उसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और किसी को नहीं होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हो रहा है इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसे कहा जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्मेंटेशन है ये इसमें दो केसेस होते हैं, या तो ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट हो या ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, तो अगर पूरी तरह से एब्सेंस होता है ना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को इस तरह से ऑक्सीजन के अमाउंट के बेसिस पे फिर से फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी कैटेगरी हो जाती है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में। तो जो कंप्लीट एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के कंप्लीट एब्सेंस में होता है, वो होता है एल्कोहलिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसे कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, एल्कोहलिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। एंड इसमें एल्कोहल के प्रोडक्शन के कारण इसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से तीन कैटेगरी हो जाती है रेस्पिरेशन की, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड तीसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आइए ये प्रोसेस कहाँ होती है, किस तरह से होती है, इस प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है फूड से, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ है इस ग्लूकोज का, है ना, यहाँ से इस फूड से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस थी वो क्या था, डाइजेशन था, डाइजेशन से ग्लूकोज मिला, है ना। अब इस ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन 6 कार्बन है। अब इसका ब्रेक डाउन होगा, है ना, जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई बॉन्ड टूटता है, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब किसी दो मॉलिक्यूल्स या किसी दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड रहता है, इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। उसी तरह से ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसके बीच के बॉन्ड तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है जहाँ पे ग्लूकोज के 3 बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज में 6 बॉन्ड है, इस तरह से 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसमें से 3 कार्बन के बॉन्ड को तोड़ा जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बन जाता है पाइरूवेट, ठीक है। अब 3 कार्बन के बॉन्ड जो टूटे हैं उससे निकलती है एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जो कि तीनों तरह के रेस्पिरेशन में, या तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, या तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की। इन तीनों ही केसेस में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है और फर्स्ट स्टेप तीनों के लिए कॉमन ही होता है, जिसमें ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ करके 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज पाइरूवेट, ठीक है। पाइरूवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये प्रोसेस जो हो रही है इस पाइरूवेट को जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है पाइरूवेट का ब्रेकडाउन, जहाँ पे इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोडक्ट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, तीनों ही केसेस में ये एक स्टेप पहला याद रखना है, फर्स्ट स्टेप है। इस प्रोसेस को, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ये आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन, है ना, जिसमें ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये वाली प्रोसेस होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो कहाँ हो रही है और ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं, पाइरूवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं, कौन प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होती है वो कुछ बैक्टीरिया में होती है और यीस्ट में होती है, जिसे कहा जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। इसमें पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसी साइटोप्लाज्म में ही रह करके इनका ब्रेकडाउन होता है। ये भी ध्यान में रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी होती है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है और सेकंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जब पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, दैट इज इथेनॉल, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी भी रिलीज होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, बहुत लंबे समय तक काम कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी में ना बहुत थकान फील होने लगती है, बॉडी पेन करने लगती है हमारी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम बहुत तेज़ी से कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम बहुत तेज़ी से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो रही है ना। जब हम ज़्यादा काम करेंगे तो हम ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होगी, तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, और उतना सांस हम ले नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, बॉडी के कुछ सेल्स में जहाँ पे काम हो रहा है, जैसा कि फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी मसल सेल्स ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस केस में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इस केस में जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये वाली प्रोसेस, जहाँ पे ग्लूकोज सबसे पहले तो पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायरूवेट जो है वो टूट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है साथ साथ। तो इस पायरूवेट से बनता है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड इस मसल सेल्स में जाकर के स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से इस एक्सेस लैक्टिक एसिड के स्टोर होने की वजह से हम मसल्स में अपने क्रैम्प्स फील करते हैं, क्रैम्प्स महसूस होता है, हमें ऐंठन महसूस होती है हमारी मसल्स में। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप कभी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो तो उसके बाद आपके जो बॉडी है वो पेन होने लगता है, क्रैम्प्स फील होने लगता है, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से ही ऐसा फील होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरूवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि चाहे कोई भी पाथवे हो, ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट इज पायरूवेट। और ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद चाहे कोई भी प्रोसेस हो, तीनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस तरह से हमने देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, जिसमें कि कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी हो रही है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में ही होती है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है, अदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे टूट जाते हैं, यहाँ पे कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल अब नहीं बचता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ना। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में आप देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स था और मिला कितना, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स का ही ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। दूसरे केस में यहाँ पे देखिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल पहले भी था, बाद में भी हमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिला, यानी कि यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कंप्लीट होती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में इंड प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अगर मसल सेल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड, और अगर बैक्टीरिया या यीस्ट में हो रहा है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इथेनॉल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, एंड लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। ये एनर्जी हमारी सेल्स जो होती है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करती है, इससे सिंथेसाइज किया जाता है एटीपी, और तब इस एटीपी को, जैसे कि हम लोग कुछ खरीदने के लिए पैसों का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये एटीपी हमारी सेल्स इसे एनर्जी करेंसी के रूप में यूज़ करती है, और इस एनर्जी को यूज़ करके
सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए इस एटीपी के बारे में जानते हैं कि किस तरह से एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह से हमें किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, है ना, तो उन पैसों से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक उसी तरह से एटीपी भी हमारे सेल के लिए पावर है। जैसे पैसा है तो पावर है, वैसे ही सेल्स के लिए भी एटीपी पावर है। जितना ज़्यादा एटीपी होगा उतना ज़्यादा सेल्स हमारी फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, अब एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एक्चुअली हमारा जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड में बहुत सारे आयंस, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह इस ब्लड सेल्स के साथ फ्लो कर रहे होते हैं। इसी में मौजूद होता है एडीपी एंड फॉस्फेट। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की वजह से, जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी, अब इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी ये आदत होती है कि इसको जैसे ही एनर्जी मिलता है कहीं से भी, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। एंड एज यू नो कि बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब एनर्जी होगी। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो जैसे ही ये एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को ये यूटिलाइज कर लेते हैं और एडीपी एंड फॉस्फेट ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तब इन दोनों के फॉर्मेशन से एडीपी और फॉस्फेट ये दोनों ऐड हो गया, तो एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट जाकर के जुड़ जाता है और ये बन जाता है एटीपी। ठीक है, एडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर मान लो ये एडीपी है, ये एडिनोसाइन है और इसमें जुड़े हुए होते हैं दो फॉस्फेट। ठीक है, अब सेल्स में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है अनदर फॉस्फेट जो कि एनर्जी का यूज करके बॉन्ड बना लेता है, तो ये आकर के इसके साथ एक और फॉस्फेट ऐड हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ आकर के अटैच हो जाता है। अब एडिनोसाइन के साथ 1 2 3 मतलब ट्राई फॉस्फेट आकर के इसमें ऐड हो गया, तो ये एडीपी जो था पहले, अब ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट में, यानी कि एटीपी में। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इस तरह से एडीपी फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है उस एनर्जी का यूज करके और बन जाता है एटीपी। अब इस एटीपी का, एंड बिकॉज यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है इस बॉन्ड के लिए, है ना, अब ये जो बीच में बॉन्ड है एडीपी और पी फॉस्फेट, इसके बीच में ये जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में वो एनर्जी जाकर के स्टोर हो जाती है। इसीलिए इस एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। ओके, इस एडीपी एंड फॉस्फेट इसके बीच में जो बॉन्ड है, इसमें जाकर के ये एनर्जी स्टोर होती है, इसीलिए इसको एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी एनर्जी का अब सेल्स को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अब एटीपी चाहिए होता है ना, एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या करती है, इस एटीपी के बीच में जो इस एटीपी में मौजूद जो बॉन्ड है, एडीपी और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करती है, तब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और जिसका यूटिलाइज करके सेल्स डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। अब इसके ब्रेकडाउन के लिए चाहिए होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जब एटीपी के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब बनता है एडीपी और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, जिस एनर्जी का सेल्स यूज करती हैं। सोचिए जैसे कि एक कोई बैटरी होती है, उस बैटरी का हम यूज़ टॉर्च में भी करते हैं, उस बैटरी का यूज़ सेलुलर फ़ोन में भी यूज़ किया जाता है, उस बैटरी का यूज़ हम घड़ी में भी करते हैं, तो घड़ी मैकेनिकल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कोई टॉर्च जला रहे हैं तो उसमें लाइट एनर्जी यूज़ हो रही, लाइट एनर्जी निकल रही है। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन, एक बैटरी से हमको मैकेनिकल एनर्जी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लाइट एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट एटीपी भी डिफरेंट काइंड के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। मसल कंट्रैक्शन में यूज़ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, नर्व कंडक्शन में यूज़ किया जाता है, एंड इवन अभी जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसमें भी इस एटीपी का यूज़ करके सेल्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती हैं। ओके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऐसा ही नहीं होता है, वहाँ पे भी एनर्जी
चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए सेल्स एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करती है और फिर उस एटीपी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करती है। ओके, तो इस एटीपी का वाटर के साथ जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको कहते हैं हम एटीपी की हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके सेल्स जो है वो एनर्जी यूज करती है। ओके, और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब एक एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नली वेरियस मूवमेंट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारी सेल्स इंटरनली इसके लिए एटीपी यूटिलाइज करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस एटीपी का ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी रिलीज होता है जिसका हम यूज़ करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरह से ऑक्सीजन और कहाँ से इनटेक करते हैं, ठीक है। बट वो देखने से पहले ये हम देख लेते हैं कि हम जो एक्सहेल कर रहे हैं, गैस बाहर निकाल रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसमें जो प्रेजेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है, आइए उससे पहले देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में दिया हुआ है टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लेना है और उसके बाद इसके अंदर हवा फूंकनी है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको मुंह से हवा छोड़नी है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको पिचकारी में हवा भर के उसके अंदर छोड़ना है। उसके बाद इन दोनों में आपको कंपेयर करना है कि किस में आपको ये लाइम वाटर है। एज यू नो कि जब हम लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम हवा छोड़ रहे हैं, अगर हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से इसका कलर मिल्की हो जाएगा। तो अगर इसका कलर मिल्की हो जाता है दैट मीन्स कि हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और पिचकारी में हवा जो छूट रही है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको ये भी बताना है कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कितने अमाउंट में गैस निकल रही होती है, कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही हम हवा इसमें भरते हैं तो ये तेज़ी से मिल्की हो जाएगा और ये स्लोली इसका मिल्की होता है। दैट मीन्स क्या कि हमारे जो मुंह में वो सिर्फ मतलब कि इस पिचकारी में जो हवा भरी हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अदर गैस भी प्रेजेंट होगी, लेकिन हम जो एक्सहेल कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसकी वजह से ये जल्दी मिल्की हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा। हमारी बॉडी सेल्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। दिस गैस इज एक्सहेल्ड इनटू लाइम वाटर थ्रू द लंग्स। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म insoluble precipitate that is calcium carbonate. This turns lime water milky. लेकिन जब सिरिंज यूज किया जाता है तो सिरिंज में एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी अदर गैस प्रेजेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो इसलिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में होता है जिसकी वजह से धीरे से ज़्यादा टाइम लगता है उस लाइम वाटर को मिल्की होने में एज कम्पेयर टू अस। ओके, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, इसी तरह का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है। यीस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, यीस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, यीस्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो उसमें जो फर्मेंटेशन हो रहा है उसका क्या प्रोडक्ट निकल रहा है उस पर ये एक्टिविटी दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ फ्रूट जूस ले लेना है या शुगर सॉल्यूशन ले लेना है, उसमें कुछ यीस्ट मिक्स करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कुछ इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब में उसको डाल देना है और उसके बाद इसमें एक कॉर्क लगा करके एक ट्यूब को जोड़ देना है इस तरह से, जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया हुआ है यानी कि लाइम वाटर। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट मीन्स लाइम वाटर लिया हुआ है। अब इसमें जो एयर निकलेगी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसे मिल्की बना देगी, और अगर दूसरी गैस निकल रही है तो ये मिल्की नहीं होगा। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाता है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि फर्मेंटेशन के बाद जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस
निकलती है। दूसरी बात कि इसमें फ्रूट जूस है तो इसके साथ साथ अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की पहला। दूसरा है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन किस तरह से और कहाँ से इंटेक करते हैं, इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, आप गो थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स से। प्लांट्स के केस में हमने देखा था कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ये इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करने के लिए ये स्टोमेटा का यूज़ करते हैं। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, एंड ये जो प्रोसेस होती है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। दूसरा केस होता है रेस्पायरेशन का। ओके, प्लांट्स रेस्पायरेशन भी कर रहे होते हैं, 24 आवर्स इनमें रेस्पायरेशन भी हो रहा होता है हमारी तरह, बिकॉज ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें जो रेस्पायरेशन होता है तो ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इंटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिकॉज इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं इस फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, दिन के टाइम में जब ये ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो डे टाइम में एंड नाइट टाइम में, दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके लिए इन्हें CO2 चाहिए होता है, तो ये CO2 इंटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात के टाइम में बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, नो फोटोसिंथेसिस, तो रात के टाइम में इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, लेते हैं। दिन के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई लीफ की बात। तो क्या सिर्फ रेस्पायरेशन लीफ में ही होता है, तो ऐसा नहीं है, लीफ में नहीं होता। लीफ के अलावा स्टेम्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है। तो स्टेम्स में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जहाँ पे छोटे छोटे ये वाइट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। इसे हम कहते हैं लेंटिसेल्स। इसी लेंटिसेल्स से ये रेस्पायरेशन करते हैं, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है लेंटिसेल्स से स्टेम्स में। एंड रूट्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करती हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन के लिए यही रूट हेयर्स गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से प्लांट्स में स्टेम में स्टोमेटा का रोल होता है, लीफ में स्टोमेटा का रोल होता है, स्टेम्स में लेंटिसेल से रेस्पायरेशन करती हैं एंड रूट्स में रूट हेयर्स की हेल्प से रेस्पायरेशन होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे डिजर्ट प्लांट पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड वाटर की वहाँ पे कमी होती है, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है वो रात के टाइम में ओपन होता है और दिन में क्लोज होता है। ओके, तो ऐसे प्लांट्स में रेस्पायरेशन कैसे होगा, ये भी प्लांट्स से रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स के केस में ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड दिन के टाइम में इनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। दोनों ही कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसीलिए डिजर्ट प्लांट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, इन्हें हम अपने घरों में भी लगाते हैं, जैसे कि एलोवेरा आपने देखा होगा, हम अपने घर के आसपास लगाते हैं, है ना। अब एक और बात, डिजर्ट प्लांट की लीफ जो है वो काफ़ी थिक होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डिजर्ट प्लांट बिकॉज स्टोमेटा रात में ओपन होता है, तो ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं
एब्जॉर्ब करते हैं रात में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, डेट इज मैलिक एसिड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके ये वैक्यूल्स में, सेल्स में जो वैक्यूल्स होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, प्लांट की जो सेल्स होती है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और उस वैक्यूल्स में ये मैलिक एसिड स्टोर रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो लीफ होती है, इसके जो स्टेम्स होते हैं वो ठीक होते हैं, क्योंकि उसमें मैलिक एसिड भरा हुआ होता है, जिसका वो दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि डिजर्ट प्लांट का लुक कुछ इस तरह का होता है। इनकी जो लीफ होती है उसमें अंदर पानी भरा हुआ होता है, वो पानी वो एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, फ्लूइड के फॉर्म में फिल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट्स में रेस्पायरेशन किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से रेस्पायरेशन करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है, आइए पहले उसे देख लेते हैं। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड द गिल स्लिट्स और द अपरक्यूलम विच कवर्स द गिल स्लिट्स बिहाइंड देयर आईज आल्सो ओपन एंड क्लोज। आपने फिश को ऑब्जर्व किया होगा एक्वेरियम में, जब ये तैर रही होती है तो कभी ये अपना मुंह ओपन करती है, और साथ साथ में यहाँ पे गिल्स होता है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके लुक एट दिस, कुछ फिशेस में इस तरह से गिल्स होता है, गिल स्लिट्स। ये जो अंदर रेड दिख रहा है ना, ये है गिल स्लिट्स, और उसके ऊपर ये जो कवर है, ये जो कवर है, इस कवर को कहा जाता है ओपरक्यूलम। ओके, तो गिल स्लिट्स के कवर को कहते हैं ओपरक्यूलम, एंड जिससे ये सांस लेती हैं उसको कहा जाता है गिल्स। तो फिशेस में यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है गिल्स, ये ध्यान में रखना है। अब आर द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन सम मैनर, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोज इट्स माउथ in a minute, compare this to the number of times you breathe in and out in a minute। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में कि आपको टाइमिंग देखनी है कि ये एक ही टाइम में माउथ ओपन करती हैं और गिल स्लिट्स भी ओपन करती हैं। तो आपका आंसर होगा नहीं, ये एक बार में यहाँ से ऑक्सीजन इंटेक करती है। तो जब ये ऑक्सीजन इंटेक करती हैं तो सबसे पहली बात कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। ओके, डिजॉल्व ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। इसके लिए ये क्या करती हैं, ये फिशेस जो होती हैं वो वाटर, पहले ये अपने मुंह में पानी रखती है, उसके बाद उस पानी से ऑक्सीजन को इस गिल्स के थ्रू इनहेल कर लेती है, और उस वाटर के साथ यहाँ से इस गिल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, यहाँ से ऑक्सीजन इन करता है, पानी के साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन इसने इन किया, और उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ से मुंह बंद होगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और उसके साथ साथ पानी भी निकल जाता है। ठीक है, तो बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बहुत कम होता है, बहुत कम अमाउंट में पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो फिशेस होती हैं वो जल्दी जल्दी इंस्पायर करती हैं, जल्दी जल्दी सांस लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सके। ओके, सो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोज इट्स माउथ इन अ मिनट। तो ये एक मिनट में कम से कम 90 to 100 टाइम्स इनहेल करती है। हम लोग 12 से 15 बार सांस लेते हैं पर मिनट में, एंड ये हमारे कंपैरिजन में इतना 90 to 100 टाइम्स पर मिनट सांस लेती है। तो दैट मीन्स क्या, इस एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व करा कि फिशेस का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन इनसफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके लिए उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस तरह से ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। तो प्लांट्स, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर्स, राइट। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में गिल्स होता है जिसके थ्रू वो सांस लेती हैं, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें स्किन से सांस लेने की भी कैपेसिटी होती है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होता है,
ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया की जो एक लेयर होती है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, जिसके थ्रू यह इससे इंस्पायर करता है। एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, ठीक है। जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, जैसे कि फ्रॉग। तो इसमें स्किन होती है, ये अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं, और जब ये पानी में रहते हैं तो ये गिल्स का यूज़ करते हैं। तो इनमें गिल्स भी पाया जाता है, स्किन भी पाया जाता है। ये लकी एनिमल्स होते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात कर लें तो रेप्टाइल्स मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें कहते हैं। जैसे कि सांप वगैरह हो गया, सांप की तरह दिखने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सरसराने वाले होते हैं, ठीक है। और बर्ड्स जो कि उड़ने वाले हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स होता है जो चाइल्ड बर्थ करते हैं, उन्हें मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, जैसे कि काऊ, गोट, जितने भी चाइल्ड गिविंग एनिमल्स हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो ये तीनों जो होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें लंग्स पाया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और ये इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और अपना रेस्पिरेशन पूरा करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में लंग्स में पाया जाता है एयर सैक्स, जिसके थ्रू ये रिस्पायर करते हैं। और बर्ड्स के केस में, है ना, बर्ड्स में इसी एयर सैक को कहा जाता है एट्रिया। तो ये बर्ड्स एट्रिया से इनहेल करते हैं। एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एयर सैक्स प्रेजेंट होता है इसमें। अब इन मैमल्स में ये जो लंग्स होता है, वो लंग्स किस तरह से ये लंग्स से इंटेक करते हैं ऑक्सीजन को, तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल्स है ह्यूमन बींग्स। तो आइए इसे समझने के लिए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल से लेते हैं, नोज से, है ना। तो ये है हमारा नॉस्ट्रिल। उसके बाद एयर यहाँ से अंदर की तरफ जाती है नाक में। तो नाक का जो पैसेज होता है उसे नेजल पैसेज या नेजल कैविटी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा नेजल कैविटी। उसके बाद एयर अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पे एक जंक्शन मिलता है, जिस जंक्शन पे इस माउथ से जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो भी इसी में आकर के गिरता है, और जब हम एयर लेते हैं तो वो भी यहाँ पर आकर के मिलता है। इस जंक्शन को कहा जाता है फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स के केस में आप देखो कि अगर माउथ से आ रहा है तो उसको कहेंगे ओरोफेरिंग्स, और नेजल वाले पैसेज में जो फेरिंग्स होता है उसको कहा जाता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों नाम होते हैं फंक्शन की बेसिस पे, ओके। इसके बाद फेरिंग्स से एयर आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसे कहा जाता है लैरिंग्स। आप अपने थ्रोट में, आप अपने गले में देखोगे आगे की तरफ हड्डी निकली हुई होती है, एक बोन निकला हुआ होता है जिसे कहते हैं हम लैरिंग्स। वहाँ पे जब आप बोलते हो तो वहाँ पे वाइब्रेशन फील होगा। तो जहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होता है वो क्या है? लैरिंग्स है, ओके। जहाँ से आवाज़ निकलती है, इस लैरिंग्स को ही हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ से एक यहीं से एक फूड पाइप होता है जिससे कि खाना जाता है, और दूसरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रैकिया। इसके बाद ये ट्रैकिया आगे आता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इस दो भाग में जो डिवाइड हुआ है उसे कहते हैं ब्रोंकाई। इसी ब्रोंकाई का प्लूरल होता है, ये ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, इसे हम सिंगुलर वर्ड में ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोंकाई आगे चल करके फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इस ब्रांचेस को कहते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकस, और उसके बाद ये फर्दर जा करके डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे सब डिवाइडेड फॉर्म में, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल, ओके। इसे कहा जाता है ब्रोंकियोल, जिसके इंड पे, इस ब्रोंकियोल के इंड पर कुछ इस तरह का
छोटे छोटे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, और इसी एल्वियोलाई का प्लूरल होता है एल्वियोलस। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से जैसे ही हवा इनटेक करती है, ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल, ठीक है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, तो नॉस्ट्रिल का काम है हवा इनटेक करना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ अदर एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इनटेक नहीं होते हैं, वो भी इनटेक होते हैं, लेकिन उनका अमाउंट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए उसे हम काउंट नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। इसी नॉस्ट्रिल के अंदर में होती है ये नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी का काम, इस नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ चिपचिपा सा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। आप नाक के अंदर अगर हाथ डालोगे तो आपको फील होगा। तो इस म्यूकस का काम होता है ये जर्म जो हमने एयर इनटेक किया उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज इनहेल हो गए हैं, उन्हें ख़त्म करने का काम करता है, उन्हें किल करने का काम म्यूकस करता है। और हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक क्लीनर, एयर क्लीनर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेजल कैविटी में आकर के एयर साफ हो जाती है। उसके बाद ये एयर पहुँचती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जब पहुँचती है एयर, तो फेरिंग्स का काम होता है इस एयर को आगे की तरफ पुश करना, ओके। एयर को कलेक्ट करती है एंड उसे कहाँ सेंड करती है, आगे की तरफ लैरिंग्स में भेजती है। अब लैरिंग्स में जब एयर पहुंचती है तो इस लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस वोकल कॉर्ड से वो एयर आकर के टकराती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये साउंड का प्रोडक्शन करती है, इसी वजह से लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। उसके बाद अब लैरिंग्स से हवा आगे की तरफ बढ़ती है तो पहुंचती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया में पहुंचने से पहले इस लैरिंग्स पे, यहाँ पे फेरिंग्स के पास एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहते हैं। इस एपिग्लोटिस का काम होता है इस फेरिंग्स पे एक कवर की तरह काम करती है। अगर फूड अंदर जा रहा है तो उस फूड को फूड पाइप में जाने देती है। उस टाइम में ये एपिग्लोटिस इस ट्रैकिया को कवर अप करके रखती है, और जब एयर जा रहा होता है तो ये इस फूड पाइप को कवर अप करके रखती है, ताकि हवा खाने की नली में नहीं जाए, फूड पाइप में नहीं जाए, और खाना फूड पाइप में जा रहा है तो वो ट्रैकिया में नहीं जाए। इसे प्रोटेक्शन करने का काम, इस यानी कि ट्रैकिया ट्यूब को गार्ड करने का काम होता है एपिग्लोटिस का। जिस तरह से फूड पाइप को हमने देखा था कि फूड पाइप 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है, उसी तरह से ये ट्रैकिया भी होता है। ट्रैकिया एक 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है, जो कि ऊपर एक रिंग की तरह एक कवर होता है जिससे ये प्रोटेक्ट की हुई होती है ट्रैकिया। इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है जिसमें वेब लाइक मोशन होता है ना। वेब किस तरह से चलता है, वेब लाइक मोशन होता है। ये सीलिया क्या करती है, इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस। उस म्यूकस को आगे की तरफ मूव करती है ताकि इसमें जो हवा आ रही है उसमें अगर कोई गंदगी रह गई हो, कोई डस्ट पार्टिकल अगर रह गया है तो उसको ये म्यूकस ख़त्म कर देता है, उस एयर को बिल्कुल क्लीन करने का काम करता है, और सीलिया इस म्यूकस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। ओके, अब बिकॉज यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है इस ट्रैकिया में, तो जब अगर इसे कोई पकड़ के नहीं रखता है तो ये जो इसकी जो सेल्स होती है, इसकी जो वॉल होती है, ये आपस में कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि आपस में चिपक जाएगी, है ना। ये ट्रैकिया की नली है, अगर इसमें इसको पकड़ के नहीं रखा जाएगा तो ये आपस में कोलैप्स कर जाएगी, चिपक जाएगी। जैसे ही हवा पास करी और उसके बाद ये दोनों चिपक जाएगी। तो इसको चिपकने से, इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए
इसमें प्रेजेंट होता है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन की बनी हुई, कार्टिलेज की बनी हुई एक रिंग होती है जिसे हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि इसे कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद यही ट्रैकिया फर्दर जाकर के डिवाइड हो जाता है, ये ट्रैकिया फर्दर जाकर के दो ब्रांचेस में, दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और यही ब्रोंकाई फर्दर जाकर के डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल में, और इस ब्रोंकियोल में प्रेजेंट होते हैं एयर सैक्स, जिसमें जाकर के हवा भरती है। वो एयर से, एयर सैक्स जो होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है फूलने पिचकने की। जैसे ही हवा भरती है ये फूल जाता है, और जैसे ही हवा निकलती है ये पिचक जाता है। तो ये एल्वियोलाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एयर फील करने के लिए, जिसमें जाकर के हवा भर जाती है। अब वहाँ से हवा सेल्स तक कैसे पहुँचेगी, तो इसके लिए आइए एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा वो फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे ब्रीदिंग हुई है ना, हमने इनटेक किया, हवा एल्वियोलाई तक पहुँच गई, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एल्वियोलाई से गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसेस पहुँचेंगी ब्लड सेल्स के पास, जो कि उसे ले करके सेल्स तक जाएगी। तो एल्वियोलाई से ब्लड सेल्स में किस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है उसे समझने के लिए आइए एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को समझते हैं। लुक एट दिस, ये है लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया स्टार्ट हुआ है, ट्रैकिया के ऊपर लिंक्स ऑफ कार्टिलेज है, कार्टिलेज ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकाई के लास्ट में टर्मिनल पर जो एक बंच ऑफ एयर सैक्स होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है एल्वियोलस, ओके। तो इस एक एल्वियोलस की अगर हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है यही एल्वियोलस साइट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा होता है, एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ये जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि काफ़ी थिन एंड डेलिकेट होती है, ओके। ये बिल्कुल थिन एंड डेलिकेट होती है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। अब इस स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई थिन मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है कि इससे हवा आसानी से पास कर सकती है, इसको हवा आसानी से क्रॉस कर सकती है, इजीली इससे क्रॉस कर सकती है, इसमें डिफ्यूज़ हो सकती है। इसी से इस एल्वियोलाई की जो वॉल होती है उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, इसके वॉल से सटे हुए ब्लड वेसल्स। लुक एट दिस, यहाँ पे ये ग्रीन और रेड, ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स इसमें इसको घेरे हुई होती हैं। हर एक एल्वियोलस के चारों तरफ ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। अब वो ब्लड वेसल्स, उसमें प्रेजेंट होता है सेल्स, आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। इन आरबीसी के पास होता है हेमोग्लोबिन, जो कि इस गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ओके। अब देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को समझो, यहाँ से ये जो आ रही है, ये वाली जो सेल्स आ रही है, ये जो ब्लड वेसल्स आ रही है, यहाँ पे मान लेते हैं सेल है, बड़ी सेल है, जहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज हुई है, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये ब्लड वेसल्स आ रही है लंग्स के पास, लंग्स में एल्वियोलाई के पास, और यहाँ से भी ये ऑक्सीजन लेकर के जाती है कहाँ, सेल के पास, जहाँ पे होता है रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन के लिए सेल को चाहिए ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज हुआ है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, ये ब्लड सेल है आरबीसी, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आती है और ये दे देती है एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड गया, ये मूव कर गई आगे, आगे आती है, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा होता है, ऑक्सीजन को रिसीव करती है, फिर ये आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरी सेल आती है, ऑक्सीजन रिसीव करती है, आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड देती है, ऑक्सीजन लेती है, आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरी सेल आती है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन लिया और आगे बढ़ गई। इस तरह से यहाँ पे ये
फिर यहाँ से निकल करके जाती है सेल के पास, सेल को ऑक्सीजन देती है, जहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस तरह से एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को देती है ब्लड वेसल्स, और वहाँ से ऑक्सीजन रिसीव करके ये सेल के पास पहुँच जाती है। अब बिकॉज एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी थिन होती है, डेलिकेट होती है, इसलिए इस एल्वियोलाई को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लंग्स। लुक एट दिस, इस एल्वियोलाई, बिकॉज ये बहुत नाजुक ऑर्गन है, एल्वियोलाई बहुत नाजुक होता है, डेलिकेट होता है, थिन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लंग्स। ओके, तो आइए अब थोड़ा सा लंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स का, एज वेल एज जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में क्या होता है? लंग्स। ओके, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है ना आपको, वो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर लेयर, ये प्लूरा की बनी हुई होती है, इसलिए इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है लंग्स की, उसे हम कहते हैं प्लूरा। एंड ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। अब एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही, इन दोनों लेयर के बीच में कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लिक्विड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड्स। ये प्लूरल फ्लूइड्स इस लंग्स को, ये लंग्स भी काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस दोनों लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि इस लंग्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन से। अब जैसे ही इसमें हवा भरती है, ये लंग्स एक्सपेंड करता है। अभी हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट, तो हार्ट की वॉल से भी टकराएगा, हार्ट में टकरा करके फ्रिक्शन होगा, इसके ऊपर जो रिब्स प्रेजेंट होती हैं उस रिब से भी टकराएगा, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो उस फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, प्लूरल से घिरा हुआ होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड्स भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड्स। ओके, एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये है आपका राइट लंग्स और ये है आपका लेफ्ट लंग्स। जब भी हम डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में जो हमारा राइट होता है वो एक्चुअली में लेफ्ट होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है राइट साइड। तो ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग थोड़ा सा लंबा होता है, राइट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। लुक एट दिस, ये थोड़ा छोटा है, यहाँ तक है, और ये थोड़ा नीचे है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट साइड में हार्ट हमारा राइट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से ये राइट लंग जो है वो लंबा होता है और ये थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखनी है कि राइट लंग जो होता है वो उसमें 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है, 1, 2 और 3। तो इसमें 3 लोब्स होते हैं, इसको कहते हैं लोब्स, 3 लोब्स। एंड लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, एंड बिकॉज अब लंग्स भी एक डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसको भी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए लंग्स के चारों तरफ, जैसा कि आपने अभी देखा था कि यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होती है, और वो रिब्स बोन्स से घिरी हुई होती है, और इसके नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। ओके, और यहाँ पे भी बोन प्रेजेंट होती है, पीछे से रीढ़ की हड्डी हुई होती है। तो इस तरह से एक चैम्बर बन जाता है जिसे हम कहते हैं थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर है जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब इस थोरैसिक चैम्बर में लेटरल साइड यानी कि ये वाला साइड रिब्स प्रेजेंट होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है, और रिब्स इसके बीच में होता है, ये यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होता है, रिब मसल्स। ओके, तो रिब मसल्स एंड रिब्स ये दोनों मिल करके इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं रिब केज। तो लेटरल साइड से रिब केज, नीचे वाला जो साइड है इसमें होता है डायफ्राम। तो डाउनवर्ड में डायफ्राम,
आगे की तरफ यहाँ पे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टर्नम। तो आगे के साइड को कहते हैं हम साइंटिफिक वे में, साइंटिफिकली वेंट्रल साइड कहा जाता है साइंस में, वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है स्टर्नम। और पीछे के साइड में, तो पीछे के साइड को कहते हैं डोर्सल। डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है हमारा बैकबोन, बैकबोन। तो इस तरह से पीछे, आगे, साइड में और ऊपर में, है ना, ऊपर में भी यहाँ पे एक हड्डी होती है इस तरह से। तो साइड में और ऊपर में, लेटरल साइड एंड अपवर्ड साइड में रिब केज होता है और डाउनवर्ड में डायफ्राम होता है। तो इस तरह से चारों तरफ से एक चैम्बर बन जाता है जिसे कहते हैं हम थोरैसिक चैम्बर। और यही थोरैसिक चैम्बर के बीच में हार्ट और लंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसे दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ओके, नाउ अब रिब्स जो होते हैं, यहाँ पे जो रिब्स प्रेजेंट होती हैं, इन रिब्स का और ये जो डायफ्राम होती हैं इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पायरेशन में। तो आइए इन दोनों के रोल्स को देखते हैं। तो इनके ये क्या करती हैं, जैसा कि हमने देखा था ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कि रिब्स, ये जो डायफ्राम होती है ये इसे ऊपर धकेलने में मदद करती है। जब हमें एक्सहेल करना होता है तो डायफ्राम लंग्स को ऊपर की तरफ धकेलती है, ऊपर जाएगा। जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो डेट मीन्स कि इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है। तो जब ये रिलैक्स होती हैं तो ये रिब्स भी अपनी जगह पर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का जो एरिया है, ये चेस्ट की जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये रिब्स जो है वो ऊपर जाकर के कसा जाती है, जिसकी वजह से नीचे जो है वो वॉल्यूम, नीचे का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसमें एयर फील हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से डायफ्राम एंड रिब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे अंदर किस तरह से रेस्पायरेशन होता है। सबसे पहले नोस्ट्रिल, उसके बाद नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में हवा पहुंची, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल और ब्रोंक्योल से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में पहुंच करके ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड सेल्स के पास। ब्लड सेल्स इसे कैरी करती हुई जाती है सेल्स के पास। अब ब्लड सेल्स सेल के पास किस तरह से लेकर के पहुंचती है, ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल के पास किस तरह से पहुंचता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। ये हम लोग अनदर प्रोसेस में पढ़ेंगे, अनदर सिस्टम में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ब्लड से सेल्स तक ऑक्सीजन किस तरह से पहुँचता है। एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब ये ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है तब हम इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब हम इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और जब ये सेल तक पहुंच जाता है, फिर सेल से यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ये जब ब्लड लेगा तब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये कैरी करेगा, तब हम इसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से उसी पाथवे होकर के ये जाता है लेकर के ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नॉस्ट्रिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ओके, तो इस तरह से हमने आज देखा नॉस्ट्रिल एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसमें ऑक्सीजन इंटेक किया जाता है। नेजल कैविटी, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जर्म्स, डस्ट को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन पहुंचता है फेरिंग्स में, जो कि एक कॉमन पासेज है फूड और एयर दोनों का, जो कि एयर को कलेक्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास कर देता है ट्रैकिया को। उसके बाद एयर ट्रैकिया में पहुंचता है। ट्रैकिया के को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिग्लोटिस, उस पर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जो कि उसमें हवा के एंट्रेंस को गार्ड करता है, यानी कि अगर खाना आ रहा है तो वो ट्रैकिया में नहीं जाए, उसके लिए ये कवर का काम करता है। जब हम कुछ खाते हैं तो उस टाइम में एपिग्लोटिस ट्रैकिया को बंद कर देता है ताकि उसमें फूड नहीं पहुंचे। ओके, नेक्स्ट लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, जो जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम एयर लेते हैं तो वो वोकल कॉर्ड से टकराता है, टकराने के बाद वाइब्रेशंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट
इसके बाद हवा पहुंचती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, जो कि एक 10 to 12 सेंटीमीटर स्ट्रेट ट्यूब होती है, जिससे हवा पास होकर के कहाँ पहुंचती है, फेरिंग से लंग्स तक पहुंचती है। या फिर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो फेरिंग्स की तरफ जाती है ना। ट्रैकिया एक, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि सीलिया से कंट्रोल हो रहा होता है। इस म्यूकस के प्रेजेंट होने की वजह से ये कोलैप्स ना हो, उस कोलैप्स से बचाने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। उसके बाद यही ट्रैकिया आगे जाकर के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। फिर आगे जाकर के सब डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल। इस ब्रोंकियोल के लास्ट टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है एल्वियोलर सैक, और इस ब्रोंकियोल को एल्वियोलर सैक से कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलाई एक थीन बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर गैसियस एक्सचेंज। यही वो साइट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ये ध्यान में रखना है। इट इज़ द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ओके, इसके वॉल में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें जो कि बहुत थिन होती है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलर कैपिलरीज। इसके आउटर मेम्ब्रेन थिन और डेलिकेट होती है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि प्लूरा से कवर्ड किया हुआ होता है, डबल मेम्ब्रेन प्लूरा से ढका हुआ होता है। उस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, और ये प्रोटेक्टेड होता है थोरैसिक चैम्बर से। उसके बाद रिब्स एंड डायफ्राम के रोल की बात करें तो ब्रीद इन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और थोरैसिक चैम्बर जो है वो लार्ज हो जाता है। ये 3 बात जो बोल्ड करके लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ब्रीद इन यानी इंस्पायरेशन। ओके, तो इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, हवा जब भरेगी तो थोरैसिक चैम्बर इनलार्ज होगा। थोरैसिक चैम्बर इनलार्ज होगा तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या, कि वो फ्लैट हो जाता है ना। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाउनवर्ड मूव करता है, और फ्लैट होता है। फर्स्ट चीज़, रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है, थोरैसिक चैम्बर लार्ज हो जाएगा। ब्रीद आउट करने पे इसका जस्ट अपोजिट, डायफ्राम रिलैक्स होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, हवा को धकेलता है इस तरह से। ओके, जिसकी वजह से ये जो रिब्स है वो नीचे की तरफ रिलैक्स हो जाती है, और थोरैसिक चैम्बर भी स्मॉलर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से 5 स्टेप्स में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहला ब्रीदिंग, उसके बाद गैसियस डिफ्यूजन होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, एल्वियोलाई से ब्लड के पास, ये सेकंड स्टेप। उसके बाद फिर ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में फिर ब्लड से सेल में जाती है ऑक्सीजन। फोर्थ स्टेप कंप्लीट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन सेल्स जो है ऑक्सीजन का यूज़ करके रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, और इसी के साथ रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है 5 स्टेप्स में। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ध्यान में रखने हैं। हम जब ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमें लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। स्मोकिंग जो है वो क्या करती है, ट्रैकिया में जो सीलिया प्रेजेंट होता है ना, उसे ये डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है, उस सीलिया को ख़त्म कर देती है। जो धुआं होता है, स्मोकिंग जो होता है, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, स्मोकिंग या स्मोकलेस प्रोडक्ट, उन सभी से वो क्या करते हैं, सीलिया को ख़त्म कर देते हैं। जब सीलिया ख़त्म हो जाएगा तो ये जर्म डस्ट वगैरह को क्लीन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम हार्मफुल केमिकल्स को इनहेल करेंगे, जो कि हमारे लंग्स तक पहुंचेगा और उसमें इन्फेक्शन कॉज करेगा, कफ, जिसकी वजह से हमें कफिंग होगी, और यहाँ तक के लंग कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज़ भी कॉज करती है। उसके बाद ओरल कैंसर, जो हम गुटखा इस्तेमाल करते हैं उसके चबाने से ओरल कैंसर हो सकता है। हाइपोक्सिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, अस्थमा, दमा जिसमें खांसी होती है, वीफिंग होती है ना। ट्यूबरकुलोसिस भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एंड ब्रोंकाइटिस, जिसमें ब्रोंकस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। ओके, इसके अलावा लंग कैंसर की तरह ही होता है इम्फीजेमा,
ये भी एक डिजीज़ है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, इसमें जो पर्पल कलर से लिखा हुआ है वो आपकी बुक का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये मैंने अपने से ऐड ऑन कर दिया है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी जो हमने अभी देखे उसे आप ध्यान में रखेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसमें एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। इस थर्ड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसी में एनर्जी स्टोर्ड होती है और उसी बॉन्ड को तोड़ करके सेल्स एनर्जी का यूटिलाइजेशन करती हैं। एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, यानी कि ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव फेज है। ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन हो तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। आरबीसी, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है, उस आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की, एक बार में ये 4 हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड रहता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंडेड रहता है तब हम इसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके। इसकी बाइंडिंग अफिनिटी की अगर हम बात करें तो हम जब स्मोकिंग करते हैं ना, तो स्मोक में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो स्मोकिंग इसलिए अफेक्ट करती है, इसलिए उससे लंग कैंसर हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की सबसे अच्छी फ्रेंडशिप कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ईजीली बाइंड कर लेता है। ठीक है। तो जब हमारे लंग्स में धुआं प्रेजेंट होगा, स्मोक प्रेजेंट होगा, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेता है और उसी को लेकर के सेल्स के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर कॉज कर देता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग अफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है, उससे कम होती है ऑक्सीजन के साथ, और सबसे कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसीलिए जब ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के लंग्स तक पहुंचता है, तो लंग्स में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली इसमें रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए ये वाटर के साथ इजीली डिसॉल्व होता है। ब्लड में जो प्रेजेंट होता है लिक्विड पार्ट, दैट इज प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके। हीमोग्लोबिन को, बिकॉज ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, इसलिए इसे हम ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं, एंड बिकॉज ये रेस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है, इसी की वजह से ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच रही है, इसी की वजह से रेस्पायरेशन हो पा रहा है, इसीलिए इसे रेस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। ओके। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होता है, बट पानी में कम से लगभग 1% ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है। तो यही फ़ायदा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को कि वे आसानी से ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, यानी कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का एडिशन, दैट मीन्स के रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो आपको मेंशन कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है उसके थ्रू सब में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लंग्स टू दी बॉडी सेल्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी प्लाज्मा फ्रॉम द बॉडी टू दी लंग्स, जहाँ पे ये ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है और ब्लड में डिफ्यूज़ होकर के लंग्स में चला जाता है और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है,
हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई, जो कि अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और इसमें इसके ब्लड इसके वॉल्स में प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स, जहाँ पे ये अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करके ब्लड वेसल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर सिस्टम की बात करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।